ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। रैंडी ओटन जिन्होंने टोमासो चांपा के बारे में काफी पर्सनल बातें कही थी, तो उनके बारे में बात करते हुए रैंडी ओटन की आंखों में आंसू आ गए, और रैंडी ओटन के बारे में बात करते हुए अंडरटेकर की आंखों में आंसू आ गए। वेल, थोड़ा सा आंसुओं का कंफ्यूजन जरूर है, लेकिन गाइस बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसको मैं कवर करूंगा इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा गाइस एक मेजर अपडेट है वेड बैरेट के WWE रिटर्न को लेकर। नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के लिए एक चैंपियनशिप मैच WWE ने ऑफिशियल कर दिया है। अंडरटेकर का मैच सुपर शोडाउन के अंदर गोल्डबर्ग से नहीं होने वाला था। इसके अलावा गाइस डॉल्फ जिगलर आ चुके हैं मंडे नाइट रॉ के ऊपर। फॉक्स नेटवर्क WWE से खुश नहीं है, तो गाइस काफी सारी स्टोरीज मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और गाइस सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं डॉल्फ जिगलर के मंडे नाइट रॉ ब्रांड के ऊपर आने से। अब गाइस आपको पता ही है कि एजे स्टाइल्स मंडे नाइट रॉ से स्मैकडाउन पर आए, और अब वहां पर तो वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन भी बन चुके हैं। लेकिन उस समय WWE ने ट्रेड करते हुए एक टर्म रखी थी जिसका नाम था फ्यूचर कंसिडरेशन, जिसका मतलब WWE हमसे ये कहना चाह रही थी कि एजे स्टाइल्स जो है अगर रॉ से स्मैकडाउन पर आ रहे हैं तो एक सुपरस्टार स्मैकडाउन से रॉ पर भी जाएगा। अभी मैंने आपको रिसेंटली मुस्तफा अली के बारे में बताया था, जो कि मंडे नाइट रॉ के ऊपर आ चुके हैं, जो कि WWE अभी तक ऑफिशियल तो नहीं कर रही, लेकिन अंदर ही अंदर ये चीज हो चुकी है। लेकिन गाइज वो चीज फ्यूचर कंसिडरेशन के अंदर नहीं आती, बल्कि WWE ऑफिशियली जो अनाउंस कर सकती है वो ये कि जिगलर मंडे नाइट रॉ के ऊपर आ चुके हैं, क्योंकि एजे स्टाइल्स गए हैं रॉ से स्मैकडाउन के ऊपर। वेल, अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए स्टार पावर के हिसाब से, तो एक बहुत ही तगड़ा स्टार रॉ से गया है स्मैकडाउन के ऊपर। और जिगलर भी आप लोग कह सकते हो काफी सही सुपरस्टार है, लेकिन WWE उनको उनकी पोटेंशियल पर बुक नहीं करती, तो उस हिसाब से आप कह सकते हो इतना बड़ा इनाम नहीं है। लेकिन गाइस WWE ने ऐसा काम कर दिया है, और फ्यूचर कंसिडरेशन टर्म का यूज करते हुए WWE जिगलर को ले आएगी मंडे नाइट रॉ के ऊपर। अब देखते हैं ये वाला मूव WWE कितना जल्दी करती है, क्योंकि आपको पता है स्मैकडाउन के ऊपर भी जिगलर की ओटिस के साथ स्टोरी लाइन चलती रहती है। तो क्या वो वाली स्टोरी लाइन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी? वेल, देखते हैं कि आने वाले स्मैकडाउन के शो पर वो अपीयर होंगे, क्या वो रॉ पर आएंगे? ये देखना WWE की तरफ से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है, स्पेशली अगर वो रॉ पर आ रहे हैं, किसी पर्पज से ला रहे हैं, या फिर स्पेशली उन्हीं को ला रहे हैं, तो क्या उनके लिए स्पेशल प्लान्स हो सकते हैं। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, और गाइस ये काफी बड़ी न्यूज़ है जो कि जुड़ी है वेड बैरेट से। अब आपको पता है वेड बैरेट WWE के एक बड़े सुपरस्टार रह चुके हैं, जिस टाइम पर वो WWE में काम करते थे। काफी सारे बड़े मूवमेंट्स का वो पार्ट रहे हैं। स्पेशली आपको पता है कैसे नेक्सस के साथ वो थे। नेक्सस का विंस मैकमैन ने उनको खुद से लीडर चुना था, और आपको पता है जिस बंदे को विंस मैकमैन चुनते हैं उसको लेकर उनकी अलग ही एक फीलिंग बन जाती है, एक अलग ही उनका रिलेशन बन जाता है। उसके पीछे तो फिर विंस मैकमैन पागल से ही हो जाते हैं। और गाइस रिसेंटली वेड बैरेट ने इंटरव्यू के अंदर रिवील किया कि इस साल की शुरुआत में WWE ने मेरे को अप्रोच किया था वापस से उनकी कंपनी में लाने के लिए। अब आप लोग सोचोगे अप्रोच किया था तो फिर वेड बैरेट वापस क्यों नहीं आए? तो गाइस वेड बैरेट ने यहाँ पर रिवील किया कि जिस तरीके की चीज WWE मेरे सामने पिच कर रही थी वो मेरे को इंटरेस्टिंग नहीं लगी। बाकी ऐसा नहीं है कि वो WWE के साथ काम नहीं करना चाहते, क्योंकि गाइस रिसेंटली जो उनका इंटरव्यू आया है वहां पर उन्होंने खुले तरीके से बोल दिया है कि वो किसी भी रेसलिंग प्रमोशन में आने के लिए ओके हैं, फिर चाहे वो NJPW हो, फिर चाहे वो ROH हो, फिर चाहे वो WWE हो, या फिर वो ऑल एलीट रेसलिंग हो। लेकिन उनके लिए ऑफर सही होना चाहिए, उनके लिए जो चीजें पिच करी जा रही हैं वो सही होनी चाहिए, और वेड बैरेट को खुद वो काम करने में काफी ज्यादा मजा आना चाहिए। तो गाइस ये समय टर्म्स है वेड बैरेट की। अब अगर WWE ने साल की शुरुआत के अंदर वेड बैरेट को अप्रोच किया था, जो कि उस समय वेड बैरेट ने ऑफर WWE का डिनाई कर दिया, तो इससे हमको क्लियर पता लगता है कि WWE इंटरेस्टेड है एक बार फिर से वेड बैरेट को अपनी कंपनी में लाने के लिए। मैंने आपको बताया था कि कैसे WWE के रेसलमेनिया 36 में नेक्सस को वापस लाने के प्लान्स थे, तो मेरे को लग रहा है कि शायद वेड बैरेट को नेक्सस के लिए ही वापस बुलाया जा रहा होगा। बट उस टाइम पर वेड बैरेट को शादी वाला ऑफर सही नहीं लगा। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि वेड बैरेट को नेक्सस में दोबारा से वापस नहीं आना, क्योंकि ऑलरेडी काफी सारे इंटरव्यूज के अंदर वो खुद नेक्सस की तारीफ कर चुके हैं, उनको ये चीज काफी ज्यादा पसंद आई थी। लेकिन हो सकता है जो रोल WWE वेड बैरेट को ऑफर कर रही हो वो उनको सही नहीं लगा, और ये काफी मैं कह सकता हूं पॉजिटिव साइन है कि WWE खुद से वेड बैरेट को बुलाना चाहती है। और आपको पता है पैसों की तो WWE के पास कोई कमी है नहीं, तो ये काफी पॉजिटिव साइन है इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अगर आगे WWE नेक्सस का कोई प्लान बनाती है तो डेफिनेटली वहां पर वेड बैरेट को लाने के प्लान्स होंगे। और आपको पता ही है रिसेंटली जब नेक्सस के 10 साल हुए थे तो WWE ने काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर नेक्सस के बारे में पोस्ट करी थी, तो ये पॉजिटिव साइन आप लोग कह सकते हो इन फ्यूचर नेक्सस को लेकर भी, और वेड बैरेट के WWE रिटर्न को लेकर भी। क्या आप लोग वेड बैरेट को वापस देखना चाहोगे तो कैसे देखना चाहोगे मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हो। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, और गाइस ये जुड़ी है कि कैसे फॉक्स नेटवर्क WWE के सेगमेंट से खुश नहीं है। और गाइस यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ उस सेगमेंट की जहां पर जेफ हार्डी ने अपना यूरिन फेंक दिया था शेमस के मुंह पर। अब आपको पता ये वाला सेगमेंट काफी ज्यादा अजीब था। अजीब का मतलब बेकार नहीं होता, काफी लोग कहते हो कि भाई तू हर चीज को अजीब बोलता है, तो अजीब का मतलब मेरा ये नहीं होता कि वो बेकार है। कुछ ऐसा जो हम WWE से एक्सपेक्ट नहीं करते, या फिर यूजुअली जो हमको टेलीविजन पर नहीं देखने को मिलता। तो गाइस फॉक्स के जो कुछ एरिया है यूएसए के अंदर, कुछ लोकेशन है, वहां पर उन्होंने इस वाले सेगमेंट को चलाया ही नहीं। मतलब जहां पर जेफ हार्डी शेमस के मुंह पर यूरिन फेंक रहे हैं, वो उनके कुछ जो रेगुलेशन है या फिर जो गाइडलाइंस है शायद उसके हिसाब से वो सही नहीं है, उसको वायलेट करता है। आपको पता ही है कि टीवी की भी काफी ज्यादा गाइडलाइंस होते हैं कि कैसी चीज वो दिखा सकते हैं, कैसी चीज वो नहीं दिखा सकते। तो गाइस फॉक्स ने काफी लोकेशन के अंदर जिस समय ये वाला सेगमेंट चला तो
कमर्शियल्स चला दिए और ये चीज उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से पसंद नहीं आई कि ऐसा कंटेंट जो कि उनके नेटवर्क पर आ रहा है लेकिन वो चीज वो फैंस के सामने एयर नहीं कर सकते। अब इससे कितनी ज्यादा टेंशन होगी फॉक्स नेटवर्क और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बीच ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं ये तो डब्ल्यूडब्ल्यूई से उनको फ्री में एडवाइस देना चाहूंगा कि भाई अपने नेटवर्क वालों के साथ आप पंगे मत लो, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो हमको इतना ज्यादा रेवेन्यू पता है काफी ज्यादा वो जनरेट करते हैं वो टीवी डील्स की वजह से काफी ज्यादा आता है। आपको पता है कि स्पेशली फॉक्स के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कितनी बड़ी डील साइन करी, तो आप एक तरफ उनकी रेटिंग्स के तो यार लगवा रहे हो, ऊपर से ऐसे सेगमेंट भी कर रहे हो जिससे उनको प्रॉब्लम हो रही है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऐसे सेगमेंट नहीं करने चाहिए, भाई मेरे को तो देखने में मजा आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ करो जो कि नेटवर्क वाले दिखा भी सकें, वरना अगर उनके दिमाग की हिल गई तो भाई विंस मैकमैन की और भी ज्यादा हिल सकती है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और गाइस ये जुड़ी है सुपर शोडाउन में अंडरटेकर वर्सेस गोल्डबर्ग के मैच से। अब आपको पता ही है इस मैच को लेकर हमेशा ही डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री में याद किया जाएगा कि कैसे हमको यहाँ पर बहुत चीज देखने को मिले थे। इतना बड़ा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मैच को हाइप किया था लेकिन उसके बाद जो है सारी चीजें फुस हो गई। लेकिन गाइस एलायंस ने एक चीज रिवील करी और ये बात हमको अंडरटेकर की जो लेटेस्ट चैप्टर आया डॉक्यूमेंट्री का उससे भी पता चली कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का ओरिजिनल प्लान गोल्डबर्ग वर्सेस अंडरटेकर का नहीं था सुपर शोडाउन के लिए, बल्कि उनका प्लान था अंडरटेकर वर्सेस एलायंस का। और जब मैं ये कहता हूं तो शायद आपको वाला सेगमेंट याद आ गया होगा जब रेसलमेनिया के बाद रॉ के एपिसोड में एलायंस की जो परफॉर्मेंस थी उसको इंटरप्ट किया था अंडरटेकर ने। वो इसीलिए था क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई का ओरिजिनल प्लान था सऊदी अरेबिया के सुपर शोडाउन के शो के लिए एलायंस वर्सेस अंडरटेकर के मैच को करने का, लेकिन बाद में जब गोल्डबर्ग जैसा नाम डब्ल्यूडब्ल्यूई के दिमाग में सूझा तो फिर उन्होंने मैच को चेंज कर दिया। तो अगर ऐसा नहीं होता तो भाई फिर आपको एलायंस और अंडरटेकर का मैच देखने को मिलता। वेल मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इस मैच को मैं मिस कर रहा हूं क्योंकि इतना ज्यादा कोई खास वैसे भी नहीं होता एलायंस और अंडरटेकर का मैच, लेकिन गोल्डबर्ग वर्सेस अंडरटेकर का मैच जैसा भी था एटलीस्ट दो लेजेंड सामने तो आए या फिर हमको कुछ ऐसा तो मिला जिसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। वेल क्या आप लोग एलायंस वर्सेस अंडरटेकर का मैच प्रेफर करते हैं? अगर आप उन लोगों में से हो तो कमेंट करके आप लोग मुझे ये वाली बात जरूर बता सकते हो। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और गाइस ये जुड़ी है नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ से और गाइस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मैच ऑफिशियल कर दिया है। अब मेरी बात थोड़ी सी ध्यान से सुन लेना क्योंकि हो सकता है आप में से काफी सारे लोग अपना सर पटक ले इस बात को सुन के कि शार्लेट फ्लेयर को एक बार फिर से चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है और गाइस उनका मैच ऑफिशियल हो चुका है नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के लिए, जहां पर आस्का शार्लेट के सामने अपनी रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाली है। वेल इतनी सारी बातें तो ऑलरेडी चल रही है शार्लेट फ्लेयर के बारे में कि कितना उनको आप लोग मौका दोगे, लेकिन मैंने आपसे कहा था ना कि विंस मैकमैन जो करना चाहेंगे वही वो करेंगे और एक बार फिर से शार्लेट फ्लेयर को मिलने वाली है रॉ के एपिसोड में अपॉर्चुनिटी, जहां पर उनके पास मौका होगा रॉ वुमेन्स चैंपियन बनने का। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और गाइस ये जुड़ी है टोमासो ciampa एंड रैंडी ओटन से। अब अगर आपने मेरी पिछली कुछ वीडियोस फॉलो करी हैं या फिर आप लोग हमारे चैनल पर एक्टिव चैटर हैं तो मैंने आपको पूरी रैंडी ओटन और टोमासो ciampa की स्टोरी बताई थी कि कैसे सोशल मीडिया पर आपस में भिड़ गए थे। टोमासो ciampa ने कहा था कि रैंडी ओटन इसकी वीडियोस जो है या रैंडी ओटन के जो मैचेस हैं वो मेरे तब काम आते जब मेरी डॉटर सो नहीं रही होती है, तो रैंडी ओटन के मैचेस बहुत बोरिंग होते हैं, मेरी डॉटर सो जाती है। रैंडी ओटन ने कहा था तुम सिर्फ लेग स्लैप करते हो, तुम सिर्फ रेसलिंग करते हो, स्टोरी टेल तुमको करना नहीं आता। लेकिन गाइस हमको ये बात पता है कि रैंडी ओटन जैसे सोशल मीडिया के ऊपर है रियल लाइफ में कभी कभी वैसी चीजें बिल्कुल भी नहीं होती। जैसे अभी रिसेंटली उन्होंने प्लेन खरीदने की बात करी थी लेकिन वो तो सिर्फ उनका मजाक था। तो गाइस खुलकर रैंडी ओटन ने इस बारे में बात करी और उन्होंने टोमासो ciampa के बारे में कुछ ऐसी बात करी जो कि वक्त और जज्बात बदल देने वाली थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो टोमासो ciampa के बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। स्पेशली उन्होंने कहा कि जब टोमासो ciampa की इंजरी हुई थी उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई नेटवर्क के ऊपर उनकी डॉक्यूमेंट्री आई थी और जब मैंने वो चीज देखी तो मेरी आंखों में आंसू भी आ गए थे। टोमासो ciampa एक कमाल के सुपरस्टार हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बस NXT तक टिके रहें, बल्कि उनको रॉ स्मैकडाउन पर भी आना चाहिए। इससे उनको खुद भी फायदा होगा, उनको पैसों के लिए फायदा होगा, उनकी फैमिली है। तो ये टोमासो ciampa की थिंकिंग बिल्कुल गलत है कि वो सिर्फ NXT ब्रांड के लिए एक्सक्लूसिव रहने वाले हैं। तो भाई यहाँ पर रैंडी ओटन ने तो बिल्कुल अलग ही बातें कही टोमासो ciampa के बारे में और ये चीज हमको क्लियर करती है कि सोशल मीडिया पर जो भी चल रहा था वो इतना ज्यादा सीरियस नहीं था जितना ज्यादा वो लग रहा था। और रैंडी ओटन ने कहा कि लोग चीजों को बहुत ज्यादा सीरियस ले गए। तो ये एक ऐसी चीज थी जो कि टोमासो ciampa के बारे में बात करते हुए रैंडी ओटन ने बताया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई नेटवर्क पर जब मैं उनकी डॉक्यूमेंट्री देख रहा था तो मेरी आंखों में आंसू भी आ गए थे और इतना ज्यादा मैं टोमासो ciampa के रिस्पेक्ट करता हूं। अब मैंने आपसे कहा कि अंडरटेकर भी रैंडी ओटन को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए, तो गाइस डिफरेंट स्टोरी है। और अंडरटेकर ने यहाँ पर ये कहा कि रैंडी ओटन और एज का जो मैंने मैच देखा बैकलैश के अंदर वो चीज मेरी आंखों में आंसू लेकर आ गई, क्योंकि इतनी कमाल की रेसलिंग मैंने इतने टाइम से नहीं देखी, स्पेशली जब वहां पर स्टोरी टेलिंग भी हो। और ये चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा कम है और उन्होंने अप्रिशिएट किया कि किस तरीके से रैंडी ओटन और एज आज के टाइम में भी इतना कमाल का मैच डिलीवर कर पाए। लेकिन गाइस अंडरटेकर ने सेम रैंडी ओटन की बात को ही मेंशन किया। उन्होंने कहा कि आज के टाइम पर रेसलिंग के ऊपर ही फोकस किया जाता है, कौन बंदा कितना ज्यादा एथलेटिक है, लेकिन ये चीज इतना ज्यादा आपके लिए काम नहीं करने वाली, क्योंकि इससे आपको इंजरीज वगैरह भी हो सकती हैं या फिर आपके लिए खतरा है। आपको स्टोरी टेलिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए, आपको कैरेक्टर के ऊपर फोकस करना चाहिए। और मॉडर्न टाइम में जो रेसलिंग है उसमें मेरे को ये चीज काफी ज्यादा मिसिंग लगती है और मेरे को लगता है कि अंडरटेकर से सही बंदा और कोई ये बात बोलने के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि अंडरटेकर का जो इतना बड़ा नाम हुआ है प्रो रेसलिंग के अंदर वो अपने कैरेक्टर की वजह से हुआ है। वो इतना ज्यादा यूनिक है, शायद ना कैरेक्टर ऐसा कभी आगे हो पाएगा डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर या फिर कभी भी प्रो रेसलिंग के अंदर। तो ये चीज मेरे को लगता है कि आज के सुपरस्टार
सुपरस्टार्स को सीखनी चाहिए। और जब रैंडी ऑर्टन और अंडरटेकर जैसे WWE के सुपरस्टार या फिर लेजेंड इस बात को बोल रहे हैं तो भाई उनकी बातें तो सराखों पर। और गाइस हमारी आज की वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक के बिना कहीं मत जाना, कमेंट करके आप लोग मुझे अपने थॉट जरूर बताना कि रैंडी ऑर्टन और अंडरटेकर की इन बातों के बारे में आप लोग क्या सोचते हो। और गाइस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से प्रो रेसलिंग से जुड़ी सारी बातें जानने को मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।